हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जिस तरीके से हमने अकाउंट्स की रिवीजन सीरीज़ को चैप्टर वाइज कवर किया था, उस चैप्टर वाइज सीरीज़ का क्या इंपॉर्टेंस था आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ जो कि मॉडल पेपर में पूछे गए थे। मॉडल पेपर में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, और उन क्वेश्चंस को आप कितने इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस को आप कितने इजीली सॉल्व कर सकते हो, और सेम उसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो। इनफैक्ट आप जो 2022 में फाइनल एग्जाम देने वाले हो, आप उन सारे क्वेश्चंस को देख लेना। आप जो आपसे 15 शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन उनमें से 15 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। आप बिल्कुल ईजिली आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2022 का मॉडल पेपर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस का लेवल कौन सा है, मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर बहुत ही लो लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन बी के क्वेश्चंस। हालांकि अगर आप बोलोगे तो मैं सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उनका सॉल्यूशन भी आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी पहले मैं आपको बता दूता हूँ कि आपको सब्जेक्टिव में जिस तरीके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप किस तरीके से उसे सॉल्व करोगे। देखो, हमारा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैंने आपको बता रखा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें 3 अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। एक होता है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक होता है बैलेंस शीट। तो वहाँ पे मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। मैंने बता दिया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, ये कौन सा अकाउंट होता है, इन सभी चीज़ों को मैंने कवर कर लिया था। तो अब आप खुद कमेंट करो, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। इनफैक्ट अगर ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में भी पूछा जाता तो आप बिल्कुल ईजिली इसके फीचर्स को बता सकते थे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, सिंपल, हटा देते हैं। अब इसे हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कि आपसे डिफरेंस के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मैंने आपको बताया था कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक, इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन तीनों के डिफरेंस को मैंने वहाँ पे कवर करवा दिया था, और उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको बताना था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पे कवर करवा दिया था। तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को देखोगे तो आप सोच लो खुद से, मतलब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपने उस सीरीज को एक बार फॉलो कर लिया, एक बार आपने उस वीडियो को देख लिया, फिर एग्जाम में आपसे मैं ये नहीं कर रहा कि आप फर्स्ट आओगे, मैं आपको ये नहीं कर रहा पास करोगे, मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ आप टॉप करोगे। क्योंकि जिस क्वालिटी के क्वेश्चन मैंने कवर किए, और अगर आप उस तरीके से एग्जाम में आंसर कर सकते हो तो आपके एग्जामिनर 1 मार्क्स भी काट नहीं सकते, और इसलिए मैं इस सीरीज़ को लेकर आया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मैं मतलब अपनी सीरीज़ का प्रचार भी कर रहा हूँ इस वीडियो में। हालांकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनसे ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। याद भी करना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। मैंने आपको बता रखा है एक चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर वो क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जिस तरीके से ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज कंपनी। तो हमने जब स्टार्ट किया था शेयर कैपिटल के चैप्टर को, हमने सबसे स्टार्ट में देखा था कि कंपनी हम किसे कहते हैं, और कंपनी एक्ट 2013 के तहत कंपनी की क्या डिफिनेशन है, इन सभी चीज़ों को हमने वहाँ पे देखा था। इसके अलावा कंपनी की क्या क्या फीचर होती है, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इन सभी चीज़ों को हमने वहाँ पे कवर भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्लियर हो गया। आप देख सकते हो शेयर कैपिटल की वीडियो आप देखोगे तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मीट बाई पार्टनरशिप। तो ये भी मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल में बताया था कि पार्टनरशिप की क्या डिफिनेशन होती है, और पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। इन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पे कवर करवा दिया था। इसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट के तहत भी आपको कौन कौन चीज़ों को पढ़ना था, किन किन चीज़ों को पढ़ना था, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर की थी। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम किसी क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, जब हम एसेट्स को, इसके अलावा जब हम लाइबिलिटी को, इन सभी को बेचते हैं, मतलब इन सभी को पे कर देते हैं, तो ये हम कब करते हैं, ये हम करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। वही रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कब प्रिपेयर करते हैं, अगर किसी पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है, मतलब जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पे मैंने आपको लगभग 5 से 6 पॉइंट बताए थे, तो यहाँ पे आप 3 से 4 पॉइंट आंसर करना, आपके 2 मार्क्स से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मीन बाई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था, और ये भी बता दे रखा था कि आप किन किस केस में एक पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पे कवर करवा दिया था। ये सारे बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन आपको लग
होंगे, लेकिन इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट से चैप्टर वाइज रिवीजन करा। वही अगर आप वीवीआई क्वेश्चन को रटते तो आप ये देख लेते कि पार्टनरशिप किसको कहते हैं, लेकिन रिकंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हम क्या होता है ये आप सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपके चैप्टर वाइज रिवीजन आपने कर रखा तो आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट टू फीचर्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल के भी मैंने कवर किया था, गुडविल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पे क्लियर कर रखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये भी हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हमें कवर किया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, इन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पे ऑलरेडी कवर करवा रखा था। इसलिए मैं आपको देखो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर कोई वैसे बच्चे भी होंगे जो एग्ज़ाम को बस पास करना चाहते हैं, और ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे जो एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं अगर आपने उस सीरीज़ को फॉलो किया, स्टार्ट से एंड तक सभी वीडियो को देख लिया, क्योंकि मैंने वीडियो की लेंथ को जितना कम करने का कोशिश करा बहुत कम मैंने किया। और अगर आप उस वीडियो को एक दिन के अंदर भी देख सकते हो कंप्लीट वीडियो को, जितनी मैंने 14 वीडियोज अपलोड की, अगर आप देखोगे तो 20-20 मिनट की लगभग वो वीडियो है। उससे आप जब कंप्लीट कर लोगे आप लगभग 8 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट चीज़ों को कवर कर सकते हो। और आप 1 घंटे में एक चैप्टर को रिवाइज कर लो, फिर आपका जो अकाउंट्स का जो डर था ना एक दिन के अंदर खत्म होगा। लेकिन आपको अपने तरफ से वो डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा। आप सोचो कि मैंने कंप्लीट करके रहना है अकाउंटेंसी को, और आप कंप्लीट कर भी सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। तो मैंने आपको गुडविल के चैप्टर में बताया था कि किस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो वो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 11 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख से क्या है, यानी कि व्हाट इज मीन बाई पार्टनरशिप डीड। तो मैंने आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल के चैप्टर में बताया था कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक एग्रीमेंट तय करते हैं कि इस तरीके से हम सैलरी आपको देंगे, इसके अलावा हम कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देंगे, ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, इन सारी चीज़ों को, इन सारे रूल्स को वो डिस्कस करते हैं। और इस तरीके से वो पार्टनरशिप डीड को क्रिएट करते हैं, और ये रिटेन होना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से कंटेंट होते हैं जो हम पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से क्लियरली आंसर कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो देखो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में हम दो अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। वही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम सिर्फ एक अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, और वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो वैरी करते रहता है, मतलब उसका जो बैलेंस होता है वो वैरी करते रहता है। लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल का जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया वो वैरी नहीं करता, बल्कि वो हमेशा सेम वैल्यू देता है जब तक हम कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करें, और या फिर जब तक हम कैपिटल विड्रॉ ना करें तब तक उसका बैलेंस सालों दर सालों सेम रहता है। ठीक है, तो वो मैंने डिटेल में कवर करवा दिया था उस चैप्टर में, आप उस वीडियो को देख लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज मीन बाई कैश इक्विवेलेंट। तो मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि अकाउंट्स के लास्ट चैप्टर में बताया था कि कैश इक्विवेलेंट हम ऐसे इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, ऐसे एसेट को कहते हैं जिन्हें हम 3 मंथ के अंदर अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो कहलाते हैं कैश इक्विवेलेंट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये सारे एग्जांपल होते हैं कैश इक्विवेलेंट के। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लो, मतलब आप उस सीरीज को देख लो, फिर आपको इतने क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बल्कि अब जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए मैं इसलिए लेकर आया ताकि उस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखा दूं कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, और आप इन सभी को अब रटना नहीं पड़ रहा, बल्कि आप लोग बस एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस तो मैं इजीली सॉल्व कर ही दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं है अभी। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, आपको याद होगा मैंने बताया था। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज मीन बाई ऑपरेटिंग साइकिल। तो देखो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर उन चीज़ों को कवर किया जो एग्जाम में क्वेश्चन रिलेवेंट है, जो पूछे जाते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड अपने एग्जाम में 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन डालता है जो आप सॉल्व ना कर पाओ। वैसे व्हाट इज मीन बाई ऑपरेटिंग साइकिल, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब हो गया क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो मैंने आपको बताया था करंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, इनको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, इन सभी चीज़ों को मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में आप आंसर कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज मीन बाई कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिया था। किस चैप्टर में, मैंने करवाया था आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में। अब आप खुद देख लो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लगभग
15 से 16 क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। सिर्फ एक क्वेश्चन व्हाट इज मिनिमम ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको नहीं बताया था, इसके अलावा बाकी के जितने क्वेश्चन हैं आप सारे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसे हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं, हमारा क्या मोटो होता है, हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट को, हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट को, और इसे हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, वो प्रॉफिट किस तरीके से अर्न कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में आप आंसर कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेट द नेम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिबेंचर्स। तो मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आमतौर पर आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है और आपको मैंने टोटल 8 टाइप बताए थे। तो आप यहाँ पे बता सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर्स क्या होता है, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होता है, इन सभी को आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। 2 से 3 पॉइंट्स को भी आंसर कर दोगे आपके लिए इनफ है। इसके अलावा नहीं, यहाँ पे आप स्टेट द नेम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पे आप बस नाम को बता देना, ठीक है, वो आपके लिए सही रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 है, गिव टू फीचर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, ये मैंने आपको कंपनी के चैप्टर में बता रखी है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी कहते हैं, लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में हमारा जो पार्टनरशिप फर्म हो जाता है उसकी पूरी एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद हो जाती है, यानी कि हम फर्म को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंस को भी मैंने कवर करवाया था, तो आप उस तरीके से एग्जाम में आंसर कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। तो मैंने आपको डिबेंचर के चैप्टर में बताया था कि शेयर्स और डिबेंचर के बीच क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एग्जाम में आंसर कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हो और आप छोड़ भी सकते हो। प्रोविजंस मैंने आपको बता रखा है कि कई कई चीज़ों को पे करने के लिए हम एक रिजर्व कर रख देते हैं और उसे हम कहते हैं प्रोविजंस, यानी कि पहले से ही पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। और लायबिलिटी क्या होता है, जैसे हमारे क्रेडिटर हो गए तो ये सारे हमारी लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो तो आप आंसर कर सकते हो। वैसे मैंने आपको बता रखा कि अगर आपको अपना नाम टॉपर्स की लिस्ट में देखना है तो आप बस उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो, और अगर आप 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन में 100% कॉन्फिडेंट हो तो आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसमें आप पूरी तरीके से मतलब पहले से सोच लो हाँ मुझे इन सभी चीज़ों को लिखना है, और उन्हीं चीज़ों को आप लिखो, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं करना कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर आपको लग रहा है नहीं ये तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना। आप पहले ये देख लो हाँ ये जो क्वेश्चन है उसको मैं इतने लेंथ में आंसर कर सकता हूँ, उसे मैं 30 वर्ड में आंसर कर सकता हूँ, फिर आप उसे उस तरीके से आंसर करो, ठीक है। मतलब सबसे बेस्ट आपको प्रेजेंटेशन देना है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने आपको बता रखा था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम चाहे कोई भी स्टेटमेंट ले लें, इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे हम पिछले साल और करेंट ईयर इन दोनों की चीज़ों को कंपेयर करते थे। और ऐसा इसलिए करते थे, हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता था कि हम ये जान सके कि हमारा जो कंपनी है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, धीरे धीरे हमारी जो कंपनी है इसका टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते थे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो याद करो मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस के होते हैं और उनमें से एक मैंने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी आपको बताया था, तो एग्जाम में आप उसे आंसर कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो मैंने आपको बताया था कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हो गए, उन सभी को डिस्काउंट में जब इशू किया जाता है शेयर तो वो कहलाता है स्वेट इक्विटी शेयर, मतलब वो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं। और इनकी डिफरेंस भी मैंने आपको बता रखी है, तो आप देख सकते हो वीडियो आप देख लो बस, दैट्स ऑल। फिर आपको इन क्वेश्चंस को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आपने एक बार उस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया, फिर ये जो वीडियो देख रहे हो इन वीडियो में का आपका देखने का मेन मोटिव बस यही है कि आप देख रहे हो कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, और आप ये भी जज कर रहे हो कि हमारी जो सीरीज थी वो कितनी बेस्ट थी, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 26 तो मैंने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्टेट टू लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन कौन सी लिमिटेशंस थी ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। हिस्ट्रिकल नेचर तो मैंने आपको लगभग हर एक, या वो रेशियो एनालिसिस हो, या वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, या फिर वो हो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबकी तीनों की एक सेम लिमिटेशन थी। तो इस तरीके के कई सारे लिमिटेशन मैंने आपको करवाए थे, आपको अच्छे से याद है, आप आंसर कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 है, परिवर्तनशील ऋण पत्र से क्या आशय है, यानी कि व्हाट इज मीन बाई कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो वैसे डिबेंचर्स जिन्हें हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे डिबेंचर्स जिन्हें हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं वह कहलाते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एग्जाम में आप आंसर कर सकते हो इस तरीके से, और बस आपको अब रिवीजन करने की जरूरत है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, दैट्स ऑल यू नीड नाउ, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ आप चैप्टर वाइज रिवीजन करते जाओ। नोट्स तो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिए PDF फॉर्मेट में उसी हर एक वीडियो में, तो आप एक बार वीडियो को देख लेते हो
वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ से पढ़ लो। एक बार आप पढ़ लोगे ना, दैट्स ऑल। इसके बाद आपको सेकंड चैप्टर की वीडियो को स्टार्ट करना है, फिर आप पीडीएफ को पढ़ लोगे कंप्लीट। इस तरीके से जब आप कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, फिर आप सारे पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बस क्लियर हो गया। इतना ही करना है आपको, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन बच्चों को भी बोल रहा हूँ जिन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि अब आपको वो टाइम नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो एक बात मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि अगर आप वीबीआई क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल जीरो है। आप बस ये सोच कर जाओगे कि भगवान से आप मनाओगे कि बस ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज रिवीजन करोगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आपने क्योंकि हर एक क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत पढ़ रखा, तो आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कौन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किन क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट हो। तो आप उस तरीके से भी आपकी लिमिट, मतलब स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, और आप अगर चाहो तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपने अब तक की बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो। लेकिन बस आपको अब मेहनत करनी है, अब आप बिल्कुल लग जाओ और अकाउंट्स की कंप्लीट सीरीज को कंप्लीट कर दो, बस हो गया आपका काम, ठीक है। एग्जाम में फिर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप भी सॉल्व कर सकते हो। बस ये मैटर इस बात पर करता है कि आप खुद से कितना रिवाइज कर पाते हो। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, व्हाट इज मीन बाय प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये मैंने आपको बता रखा था, प्रोप्राइटरी रेशियो हम कहाँ कैलकुलेट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में बताई थी बिल्कुल लास्ट में, जहाँ मैंने आपको फॉर्मूले भी कवर करवाए थे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 है, वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑलरेडी बता रखा है। तो इस तरीके से आप देखो कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाते थे, टोटल 30 क्वेश्चंस रहते थे, और 30 में से लगभग 28 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो 28 में से भी आपको बस 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो नो मैटर वो बच्चे बिल्कुल टॉपर्स की लिस्ट में आने वाले हैं, या वो बच्चे बिल्कुल एवरेज हैं, या वो बच्चे बिल्कुल जीरो है, अगर आपने उस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया, फिर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और 15 मार्क्स के क्वेश्चन को, सॉरी 15 मार्क्स नहीं बल्कि 30 में से 15 शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बस दाएं हाथ का खेल है, इनफैक्ट बाएं हाथ का खेल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सीरीज़ को कंप्लीट कर लो और फिर देखो एग्जाम में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ अकाउंटेंसी फॉर बिहार बोर्ड कॉमर्स स्टूडेंट। अब हम देखने वाले हैं, तो अब देखो सारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस तो हमने कवर कर लिए बिल्कुल इजीली। अब हम देखने वाले हैं कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज कैपिटल फंड, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग में पूछने जाने का क्वेश्चन नहीं था, बिकॉज ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग में पूछा गया तो आप लोग सिंपली आंसर कर सकते हो कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करना होता, इसलिए वहाँ पे हम कैपिटल फंड को प्रिपेयर करते हैं। और कैपिटल फंड में हम टोटल एसेट्स को देखते हैं, टोटल लायबिलिटी को देखते हैं, और इन दोनों को माइनस करने के बाद, यानी कि जब हम टोटल एसेट से माइनस कर देते हैं टोटल लायबिलिटी को, तो हमारे एनपीओ का कैपिटल फंड निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम कहाँ प्रिपेयर करते हैं, इनमें किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, और टोटल एसेट्स में क्या कुछ आ गया, टोटल लायबिलिटी में क्या कुछ आ गया, इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ रखा, आपको पता है कि कैपिटल फंड मैंने किस चैप्टर में पढ़ा था, आपको पता है कि इसमें हम टोटल एसेट शो करते हैं, टोटल लायबिलिटी को टोटल एसेट से माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अगर क्वेश्चंस को लॉन्ग में पढ़ो या शॉर्ट में पढ़ो, अगर आपको पता है कि मैंने किस चैप्टर में पढ़ा था, इसका मेन रीजन क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, फिर आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो, शॉर्ट में चाहो तो या लॉन्ग में चाहो, आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से एक और बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप, जब हमने 11th में पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स को, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते थे। लेकिन जब हमने पार्टनरशिप के चैप्टर को स्टार्ट करा तो वहाँ पे हमने देखा हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और इसलिए मैंने इन दोनों के डिफरेंस को आपको बताया था चैप्टर में। पार्टनरशिप फंडामेंटल के चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो वो जो 5 से 6 पॉइंट थे आप उसे एग्जाम में आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 33 है, स्टेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये क्वेश्चन आप याद करो एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, मतलब ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे सॉल्व इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि इसका मतलब क्या है, इसे मैं किस तरीके से आंसर करूं। लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैंने गुडविल के चैप्टर में कवर किया था, तो आप देख सकते हो वीडियो को। गुडविल के चैप्टर में मैंने बता रखा था कि व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आप इस क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ विल यू कंप्यूट द अमाउंट पेबल टू अ डिसीज्ड पार्टनर। यानी कि जिस पार्टनर की मृत्यु हो चुकी है उसे जितनी अमाउंट पे करने, उसे आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से कंप्यूट करोगे। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है।
अब देखो लॉन्ग में आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन 8 में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 4 मिल गए थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस और 4 मिल गए न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इस पर 100% कमांड होना पड़ेगा। और 100% कमांड आपका तभी रहेगा अगर आपने चैप्टर वाइज रिवीजन कर रखा है तो, ठीक है। इसलिए आप उस सीरीज़ को फॉलो कर लेना। इसके अलावा अगर आपने चाहते हो कि मैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने अपनी हर एक वीडियो में, चाहे वो शेयर की वीडियो, चाहे वो डिवेंचर की वीडियो, चाहे वो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर की वीडियो, मैंने आपको बता रखा कि आपको कौन कौन सी यूनिट्स करनी होती है। तो अगर आप चाहते हो तो उस अकॉर्डिंग आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले, आपको शेयर की यूनिट्स को करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 36 में आपको डिवेंचर्स की यूनिट्स को करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37 में आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करना है। मैंने आपको फार्मूला बता रखा है रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में, आपको मैंने बता रखा था शेयर होल्डर्स फंड को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है उससे आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। और डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर आप लॉन्ग टर्म डेट को डिवाइड कर दोगे शेयर होल्डर्स फंड से तो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सारी आइटम्स दी हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसके थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करना है इनडायरेक्ट मेथड से। तो मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया था इनडायरेक्ट मेथड का और डायरेक्ट मेथड दोनों का। तो इनडायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मेट था उस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा क्लास 12 के अकाउंट्स का 2022 का मॉडल पेपर। और यहाँ पे हमने इसे सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया, ठीक है। अगर आपको इस तरीके की और वीडियो चाहिए होगी, अगर आप और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको उन वीडियोज़ को भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो कमेंट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द सारे वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगा।